एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनी टाइम नर्सिंग। माई सेल्फ मेघा। और यहाँ पर हम सीएचओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके अंदर हम जो है सिलेबस वाइज टॉपिक जो है उनको कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसके अंदर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड एक वीडियोस में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर जो है हम बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द साइनसेस, ठीक है। जो साइनसेस होते हैं, जो स्कल में प्रेजेंट होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। तो आंसर क्या है, इट लाइटन्स द वेट ऑफ द स्कल एंड हेल्प इन द रेजोनेंस, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो स्कल होती है हमारा, इस तरह से जो स्कल होगी उसके अंदर अलग अलग साइनसेस होते हैं, इस तरह से, है ना। तो ये क्या करते हैं कि जो स्कल का वेट है उसको कम कर देंगे और जो स्पीच का रेजोनेंस होता है ना, उसको बढ़ाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अच्छा देखिए, टोटल अगर हम साइनसेस की बात करें, है ना, साइनसेस, तो टोटल कितने साइनस होते हैं। टोटल जो होते हैं 4 साइनस प्रेजेंट होते हैं स्कल के अंदर, 4 साइनस, ठीक है। फर्स्ट होता है एथमोइड साइनस, इथमोइड साइनस जो होता है इथमोइड बोन के अंदर। सेकेंड होता है स्फेनोइड साइनस, सेकेंड होता है स्फीनोइड साइनस जो स्फीनोइड बोन के अंदर होगा। थर्ड होता है मैक्सिलरी साइनस, कौन सा है, मैक्सिलरी साइनस जो मैक्सिलरी बोन के अंदर प्रेजेंट होगा। और लास्ट होता है फ्रंटल साइनस, ठीक है, जो फ्रंटल बोन के अंदर प्रेजेंट होता है, फ्रंटल साइनस, ठीक है। ये 4 तरह के साइनस होते हैं जो स्कल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स की लेंथ कितनी होती है, आंसर है 12 to 14 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए, अगर हम फेरिंग्स के लेंथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फेरिंग्स के बारे में देखते हैं। फेरिंग्स क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी लेंथ कितनी होती है, 12 to 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी 4 वॉल्स होती हैं, सुपीरियर वॉल, इंफीरियर वॉल, एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। अच्छा, ये जो फेरिंग्स होता है ना, ये फेरिंग्स क्या होता है, ये एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो क्या प्रोवाइड करवाता है, फूड और एयर, फूड एंड एयर दोनों के लिए क्या करवाता है, पासेज को बनाता है। मतलब या फिर हम बोल सकते हैं एक रास्ता बनाता है, किसके लिए, फूड के लिए भी, जो हम खाना खा रहे हैं उसके लिए भी, और जो एयर हम ले रहे हैं उसके लिए भी क्या करता है, ये स्ट्रक्चर होता है जो पासेज प्रोवाइड करता है। अच्छा देखिए, अगर फेरिंग्स की बात कर रहे हैं तो टोटल कितने फेरिंग्स जो होता है उसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करा हुआ है, कितना, 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा है, फर्स्ट है नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, सेकेंड होता है ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, और लास्ट होता है लेरिंगोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। जो नेसोफेरिंग्स होता है उसके अंदर क्या होते हैं, एडिनोइड्स या फेरेंजियल टॉन्सिल्स बोल सकते हैं हम, ठीक है। कौन से, फेरेंजियल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। ओरोफेरिंग्स जो होते हैं वो किससे लाइंड होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से, ये ध्यान रखना, ठीक है। किससे लाइन होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से, एपिथेलियम, ठीक है। ये क्वेश्चन रायपुर एम्स के अंदर आया हुआ है, ध्यान रखना कि ओरोफेरिंग्स जो होता है किससे लाइंड होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से, ठीक है। और ओरोफेरिंग्स के अंदर कौन से टॉन्सिल्स होते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल्स और लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं, एक होता है पैलेटाइन, पैलेटाइन और लिंगुअल, ये 2 तरह के टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट होता है लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेकिया इज सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ, ठीक है। ट्रेकिया कौन से लेवल पे सिचुएटेड होती है, आंसर है C6 से लेके T5 के लेवल पर ट्रेकिया सिचुएटेड होती है, ठीक है। सिचुएटेड का मतलब कि कहाँ प्रेजेंट होती है। अच्छा देखिए, अगर हम यहाँ पे ट्रेकिया की बात कर रहे हैं,
एक्चुअली जो हमारा पैटर्न है वो ये है कि जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ना, उसी के साथ में हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में भी थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी इजीली अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो ट्रेकिया जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? C6 से T5 की लेवल पे। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी होती है? 10 to 11 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके अंदर जो होते हैं सी शेप्ड कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। सी शेप, रिंग शेप, है ना। सी शेप मतलब कि जैसे रिंग्स होती है, या हम सी बोल सकते हैं ना, इस तरह से, इस तरह के कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किसके अंदर? ट्रेकिया के अंदर। जैसे मान लो ये ट्रेकिया है ना, तो उस ट्रेकिया के अंदर इस तरह से कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और टोटल कितना होता है? ये 16 से 20 होते हैं टोटल। 16 to 20 कार्टिलेजेस होते हैं किसके अंदर? ट्रेकिया के अंदर। ठीक है, और ये कार्टिलेजेस करते हैं क्या? इनका काम क्या होता है? जो ट्रेकिया के अंदर जो कार्टिलेजेस ये क्या करते हैं? ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब बनी हुई है, इसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, ये कार्टिलेजेस क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ट्यूब को कोलैप्स से प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द ट्यूब, है ना, कि ट्यूब पूरी एक तरह से नैरो नहीं हो जाए, मतलब कि उसके स्ट्रक्चर को बना के रखते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर ये हम जो बात कर रहे हैं सी शेप कार्टिलेजेस की बात कर रहे हैं, तो कौन सा कार्टिलेज होता है मेनली? मेनली ये होता है हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज, T5 का जो लेवल होता है, जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं ना ट्रेकिया प्रेजेंट होता है C6 से T5, तो T5 पे आके ट्रेकिया क्या हो जाता है? बाइफरकेट। बाइफरकेट का मतलब क्या होता है? कि डिवाइड हो जाता है। बाइफरकेशन या बाइफरकेट बोल सकते हैं, है ना। और फिर वहां पे वो डिवाइड हो जाता है दोनों ब्रोंकस के अंदर, फिर वो एंटर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो जैसे राइट और लेफ्ट दोनों लंग्स के अंदर डिवाइड हो गया ब्रोंकस में, तो राइट वाला जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा थोड़ा सा स्लाइटली, है ना, स्लाइटली ये क्या होता है? वाइड होता है, मतलब थोड़ा सा ही चौड़ा होगा। ठीक है, शॉर्ट होता है और स्ट्रेट होता है। और कैसा होता है? ये स्ट्रेट होता है। ठीक है, राइट ब्रोंकस की बात करें, राइट ब्रोंकस कैसा होगा? स्लाइटली वाइड होगा, शॉर्ट होगा और स्ट्रेट होगा। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई, जैसे बच्चे वगैरह होते हैं ना जो कॉइन वगैरह इंगल्फ कर जाते हैं, जैसे बोलते हैं कि कोई किसी बच्चे ने सिक्का वगैरह खा लिया, तो वो जो होता है मोस्टली राइट लंग के अंदर ही जाता है, क्योंकि वो जो ब्रोंकस होती है वो कैसी होती है? राइट ब्रोंकस थोड़ी सी वाइड होगी, शॉर्ट होती है और स्ट्रेट होती है, तो इजीली कोई भी फॉरेन बॉडी जो है उसके अंदर एंटर कर सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ट्रेकिया जो होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसमें कैसे कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, या कौन सा ब्रोंकस जो होता है वो फॉरेन बॉडी को एंटर के लिए ज्यादा इजी एक्सेसिबल होता है, कौन से लेवल पे ट्रेकिया बाइफरकेट हो जाता है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये दे रखा है, सी शेप रिंग्स ऑफ द ट्रेकिया इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेस बिटवीन बोथ द लंग्स इज कॉल्ड। ठीक है, जो ये दोनों लंग्स हमारे बने होते हैं, ठीक है, इन लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है ये वाला, इसको क्या बोला जाता है? ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? मीडियास्टीनम। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेवल ऑफ लंग्स इज। ठीक है, कि लंग्स जो होते हैं कौन से लेवल पे प्रेजेंट होते हैं? आंसर है C7 to T12। ठीक है, लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? C7 से T12 तक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लंग्स को डिस्क्राइब करते हैं। जो लंग्स होते हैं वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं? प्लूरल कैविटी के अंदर। ठीक है, कहाँ सिचुएटेड होते हैं? प्लूरल कैविटी के अंदर। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्लूरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होंगे। और प्लूरल कैविटी किससे बनती है? थोरेसिक केज। ठीक है, किससे बनती है? थोरेसिक केज से बनती है। ठीक है, केज मतलब क्या हो जाएगा? एक तरह से हम जेल बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब थोरेसिक केज की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि लंग्स तो प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, और प्लूरल कैविटी कैसी किससे कवर्ड होती है? थोरेसिक केज से।
तो थोरेसिक केज की अगर हम बात करें तो एंटीरियरली तो क्या होगा, स्टर्नम, ठीक है, क्या होगा, स्टर्नम। पोस्टीरियरली होगा वर्टिब्रेट, पोस्टीरियरली क्या होंगे, वर्टिब्रा। देन उसके सुपीरियरली होगा क्लेविकल, इंफीरियरली होगा उसका डायफ्राम, इंफीरियरली क्या होगा, डायफ्राम। और उसके लेटरल में क्या प्रेजेंट होते हैं, रिब्स प्रेजेंट होते हैं। लेटरली क्या प्रेजेंट होते हैं, रिब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है इसमें से भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि थोरेसिक केज जो होता है वो किससे बना होता है, वो बना होता है उसके आगे की तरफ स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रा, ऊपर की तरफ क्लेविकल, नीचे की तरफ डायफ्राम, और लेटरली क्या प्रेजेंट होते हैं, रिब्स प्रेजेंट। अच्छा, अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें, किसके, लंग्स के ब्लड सप्लाई की बात करें, तो लंग्स की ब्लड सप्लाई होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और किसके थ्रू होती है, ब्रोंकियल आर्टरी से, ठीक है, किससे होती है, ब्रोंकियल आर्टरी से, तो इसकी ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ड्रेन किस में हो जाता है, पल्मोनरी वेन के अंदर। तो लंग्स के अंदर बस यही थोड़ी बहुत चीजें हैं, उनको ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज, जो लेफ्ट लंग होता है वो राइट लंग से क्या होता है, स्मॉल होता है। देखो, ये जैसे लंग्स है, एक ये वाला राइट लंग है और ये वाला जो है ये लेफ्ट लंग है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पिक्चर में भी दिख रहा है कि ये वाला क्या है, बिग है, लार्ज है, और ये वाला कैसा है, स्मॉल है, ठीक है, ये वाला लेफ्ट है। ऐसा क्यों होता है, ये जो स्पेस होता है ना, इसको हम कार्डियक नोच बोलते हैं, है ना, यहाँ पे हार्ट की पोजीशन होती है, इसीलिए जो लेफ्ट वाला लंग होता है वो राइट वाले से क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, या हम बोल सकते हैं स्मॉल होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लंग्स के फंक्शन की बात करें, किसकी, फंक्शंस ऑफ द लंग्स, फंक्शंस की बात करें, तो लंग्स की मेनली क्या फंक्शन होता है, एक तो रेस्पिरेशन में होगा, ठीक है, एक फंक्शन क्या होगा, रेस्पिरेशन। सेकंड होगा वेंटिलेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन करेगा, वेंटिलेशन करेगा, और क्या करता है ये एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है उसका प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि लंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एसीई जो एंजाइम होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उसका प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये टेम्परेचर रेगुलेशन भी करते हैं, लंग्स क्या करते हैं, टेम्परेचर को भी रेगुलेट करेंगे, ठीक है। और ये क्या फंक्शन करते हैं, एसिड बेस बैलेंस के अंदर भी हेल्प करते हैं, किस में करेंगे, एसिड बेस के बैलेंस में भी हेल्प करते हैं। और इसके अंदर जो एल्वेलाइज होती हैं, किसके अंदर, लंग्स के अंदर, वो क्या करती हैं, गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया को प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। और एल्वेलाई क्या प्रोड्यूस करती है, सर्फेक्टेंट्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एल्वेलाई इज प्रेजेंट इन वन लंग, ठीक है, एक लंग्स के अंदर, मतलब एक लंग की बात कर रहे हैं, उसके अंदर कितने एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर है 30 मिलियन, ठीक है, कितने प्रेजेंट होते हैं, 30 मिलियन एक एल्वेलाई जो होते हैं एक लंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों के अंदर कितने हो जाएंगे, 60 मिलियन, कितने प्रेजेंट होंगे, 60 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल रेस्पिरेटरी साइकिल काउंट्स फॉर, ठीक है, एक जो रेस्पिरेशन की साइकिल होती है वो कितने टाइम के लिए होती है, तो आंसर है 5 सेकेंड पर रेस्पिरेशन, ठीक है। एक रेस्पिरेशन जो होता है वो कितने सेकेंड्स का होता है, 5 सेकेंड का। अब 5 सेकेंड्स को कैसे डिवाइड करा है, देखो तीन चीजें होंगी, एक होगा इंस्पिरेशन, एक होगा एक्सपायरेशन, और एक होगा पॉज, ठीक है। तीन चीजें होती है रेस्पिरेशन के अंदर, ये तीनों मिलकर रेस्पिरेशन बनाता है। इंस्पिरेशन होता है 3 सेकेंड का, एक्सपायरेशन होता है 2 सेकेंड का, और पॉज होता है 0.001 सेकेंड का, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। इसलिए ये मत बोलना कि ऊपर तो आप बोल रहे हो 5 सेकेंड और नीचे तो आप एक्स्ट्रा 0.001 बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता है। पॉज बहुत मतलब कम टाइम के लिए होता है, ठीक है। इंस्पिरेशन मतलब इंस्पायर करना और एक्सपिरेशन मतलब एक्सपायर करना, ठीक है, और पॉज का मतलब रुकना।
अच्छा देखिए, अगर हम यहाँ पे इंस्पिरेशन की बात करें ना, तो एक चीज ध्यान रखना कि जो न्यूबॉर्न होता है ना, न्यूबॉर्न मीन्स जैसे ही जो फीटस है उसका बर्थ होगा तो वो न्यूबॉर्न हो जाएगा, ठीक है। तो वो न्यूबॉर्न सबसे पहले क्या करेगा, इंस्पायर करेगा या एक्सपायर करेगा, ठीक है। क्या करेगा, इंस्पायर करेगा या एक्सपायरेशन का प्रोसेस करेगा। तो न्यूबॉर्न जो होता है सबसे पहले क्या करता है, इंस्पिरेशन का प्रोसेस करता है, ठीक है। फर्स्ट एफर्ट जो होता है न्यूबॉर्न बेबी, वो क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है, ठीक है। इंस्पिरेशन जो होता है ना, ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है, मींस इसके अंदर एनर्जी का यूज होता है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हम इसी में इंस्पायरेशन के अंदर ही बात करें, इंस्पायरेशन का मतलब हम जो सांस ले रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो जो लंग्स होते हैं, है ना, लंग्स का क्या होता है कि लंग्स का जो वर्टिकल लेंथ है, मतलब इस तरह से जैसे ये लंग्स है ना, इस वर्टिकल लेंथ, ये वाली जो वर्टिकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगा, वर्टिकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। एक तो वर्टिकल तो ये वाली लेंथ इंक्रीज हो गई, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल ये डायमीटर जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, डायमीटर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और मीडिया स्टीनम की जो साइज होती है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मीडिया स्टीनम, मीडिया स्टीनम जो है, जो हम एरिया बोल रहे हैं लंग्स के बीच का, वो क्या हो जाएगा, उसका एरिया डिक्रीज हो जाएगा। और जो डोम इसके नीचे क्या होता है, डोम शेप डायफ्राम प्रेजेंट होता है, वो कैसा हो जाएगा, ये इस तरह से होता है डोम शेप, है ना, वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, फ्लैट डायफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन के लिए कौन सी मसल्स का यूज होता है, आंसर है चीफ इंस्पिरेटरी मसल्स एंड एक्सेसरी मसल्स, ठीक है। मतलब इंस्पिरेशन के लिए दो मसल का यूज किया जाता है, चीफ इंस्पिरेटरी मसल्स और एक्सेसरी मसल्स, ठीक है। जो चीफ इंस्पिरेटरी मसल्स होती है उसके अंदर दो मसल्स आती हैं, कौन कौन सी, एक तो आता है डायफ्राम, ठीक है। इंस्पिरेशन के अंदर एक तो क्या आता है, डायफ्राम, और सेकंड होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। और एसेसरी मसल्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, स्टर्नोक्लीडो, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, ठीक है। टोटल कितनी होती है एक्सेसरी मसल्स के अंदर, चार होती हैं, ठीक है। फर्स्ट होती है स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, सेकंड होती है पेक्टोरेलिस मसल, थर्ड होती है स्क्लेनिंग मसल्स और फोर्थ होती है ट्रेपेजियस मसल, ठीक है। सेकंड कौन सी होगी, पेक्टोरेलिस, थर्ड होगी स्क्लेनी और फोर्थ होगी ट्रेपेजियस, ट्रेपेजियस, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इंस्पिरेशन के अंदर मेनली दो मसल्स यूज होती है, चीफ इंस्पिरेटरी मसल और एक्सेसरी मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन, ठीक है। अभी तो हमने बात करी इंस्पिरेशन मतलब जो हम सांस ले रहे हैं उसमें कौन सी मसल्स यूज आती है, अब हम बोल रहे हैं जो हम सांस छोड़ रहे हैं एक्सपायरेशन, उसमें कौन सी मसल्स यूज आती है। तो उसके अंदर आती है रेक्टस अब्डोमिनल मसल और आती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। ये एक्सपिरेशन के लिए नेसेसरी होती है, ठीक है। तो एक्सपायरेशन जो होता है ये पैसिव प्रोसेस होता है, मींस इसके अंदर एनर्जी का यूज नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसमें मसल्स भी जो होती है वो कम यूज होती है, कौन सी होती है, रेक्टस अब्डोमिनल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी सेंटर्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है। क्या बोल रहा है, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी सेंटर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आंसर है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। देखो हमने पढ़ा था ना इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के मसल्स के बारे में, तो उसके सेंटर कहाँ प्रेजेंट होंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर, ठीक है। और ये जो सेंटर्स होते हैं ना,
इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी का, उसको कॉमनली क्या बोला जाता है? उसको कॉमनली बोला जाता है, कॉमनली नोन एज उसको बोला जाता है प्री बॉर्डजिंगर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है इसका नाम, क्या बोला जाता है? प्री बॉर्डजिंगर कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अच्छा, देखो, जो मेडुला जो होता है ना, जो मेडुला होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रेस्पिरेटरी कंट्रोल के लिए। किसके लिए होता है? रेस्पिरेटरी कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, पर जब पोन्स होता है ना, कौन? पोन्स, एक तो है मेडुला, ठीक है, और एक होता है पोन्स। जो पोन्स होता है ना, वो क्या करता है? रिदम को कंट्रोल करता है। ठीक है, वो किसको कंट्रोल करता है? रेस्पिरेशन की रिदम को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी सेंटर्स तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर होते हैं, और रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन करता है? वो भी मेडुला करता है। बट रेस्पिरेशन की जो रिदम होती है उसको कौन मेंटेन करता है? पोन्स मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एयर एंटर्स इन द lungs expand, so ability of lung expansion is called। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब लंग्स के अंदर क्या आई? एयर आई। ठीक है, तो क्या होगा? जैसे ही एयर आएगा, इंस्पिरेशन के लिए क्या होगा? लंग्स एक्सपांड होंगे, मीन्स थोड़े से साइज में बड़े होंगे। वो जो एक्सपांशन की एबिलिटी है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है लंग्स कंप्लायंस। क्या बोला जाता है? कंप्लायंस। इसको ध्यान रखना, ये एम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये पूछ सकते हैं इसको भी यहाँ पर भी। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया कि लंग्स के अंदर एयर जब आई और लंग्स एक्सपांड हुए तो उसको तो हमने क्या बोल दिया? कंप्लायंस। और वापस जब वो अपनी शेप में आ जाता है, मतलब एक्सपायरेशन के टाइम पे, उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी क्या होता है? द एबिलिटी टू रिकॉइल इटसेल्फ। ठीक है, रिकॉइल इटसेल्फ मतलब वो खुद ब खुद क्या होता है? अपने पहले वाली पोजीशन के अंदर, या जो बोल सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है, रिकॉइल कर लेता है अपने आप को। उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइडल वॉल्यूम ऑफ द लंग्स? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमेशा जो होता है लंग्स के वॉल्यूम में से हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या है? 500 ml। टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि एक बार के अंदर हम कितना ml ऑफ एयर इनहेल कर रहे हैं और एक्सपायर कर रहे हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें कि अगर हम वॉल्यूम्स ऑफ द लंग्स की बात करें, किसकी बात करें? वॉल्यूम्स ऑफ द लंग्स। ठीक है, तो एक तो हमने टाइडल वॉल्यूम तो देख लिया, नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, क्या होता है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसमें अंदर क्या होता है कि जैसे कि देखिए, ये नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है। ठीक है, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना बोल रहे हैं हम? टाइडल वॉल्यूम कितना बोल रहे हैं? 500 ml। तो 500 ml मतलब यहाँ तक, ये तो 500 है, इतना तो नॉर्मली हमने इंस्पायर कर दिया। ठीक है, उसके बाद में फोर्सफुल जो इंस्पिरेशन होता है, ठीक है, मतलब कि 500 के बाद में जो फोर्सफुल इंस्पिरेशन हो रहा है, ये वाला जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, वो होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और ये कितना होता है? 3300 ml। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? फोर्सफुल कितना हम इंस्पायर कर सकते हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ठीक है, ये होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और कितना होता है? 3300 ml। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, सेकेंड होगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, आरवी बोल देते हैं हम रिजर्व वॉल्यूम को। तो अब जैसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हमने क्या बोला? फोर्सफुल इंस्पिरेशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फोर्सफुल एक्सपिरेशन, है ना, इसको क्या बोलेंगे? फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ठीक है, अब देखिए,
हम क्या बोल रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम की बात क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे देखो, टाइडल वॉल्यूम क्या है कि कितना ml ऑफ एयर हम इनहेल कर रहे हैं, मीन्स इंस्पायर कर रहे हैं, और कितना हम एक्सपायर कर रहे हैं, तो वो सेम होता है। इनहेल भी हम 500 ml करते हैं, एक्सपायर भी हम 500 करते हैं। तो यहाँ फोर्सफुल एक्सपायरेशन का मतलब है कि देखो, ये तो इंस्पिरेशन हो गया 500 ml का, ठीक है, ये हो गया 500 ml का एक्सपायरेशन, ठीक है। उसके बाद में जो एक्सपायरेशन हो रहा है फोर्सफुल, वो कितना होता है 1000 ml का, ठीक है, कितना होता है 1000 ml होता है, ठीक है। तो एक्सपायरेटरी मतलब ERV क्या होता है 1000 ml, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेजिड्यूल वॉल्यूम। रेजिड्यूल वॉल्यूम का मतलब नाम से पता चल रहा है, ठीक है। थर्ड कौन सा है, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। रेसिडुअल का मतलब जो बच गया, ठीक है, मतलब इनहेल कर लिया, एक्सहाल कर दिया, ठीक है, मतलब कि हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद में भी लंग्स में जितना एयर रह जाता है उसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, और वो कितना होता है 1200 ml, ठीक है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद में भी जितना एयर रह जाएगा उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, और वो कितना होता है 1200 ml से, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि हमने बात करी टाइडल वॉल्यूम की, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, फिर हमने बात करी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, तो हम इधर बात करेंगे लास्ट जो फोर्थ होगा वो होगा टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। लंग्स की टोटल कैपेसिटी की बात करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबको ऐड कर देंगे, मीन्स टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 3300, एक्सपिरेटरी कितना होता है 1000 ml, और रेसिडुअल कितना होता है 1200 ml, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा ये 6000 ml, ठीक है, कितना हो जाएगा 6000 ml। तो ध्यान रखना ये वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो है इनमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। Next question. The one molecule of hemoglobin carries how many molecules of oxygen? ठीक है, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो आंसर है इसका 4। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने 4 ऑक्सीजन से बाइंड होता है। अच्छा देखिए, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो हमने क्या बोला 4 करता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितना, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितना ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है, तो कितना करता है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। इसको ध्यान रखना, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ml ऑक्सीजन कैरी करता है 1.34 ml को, ठीक है। और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितना करता है 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कैरी करता है। और 15 ग्राम हीमोग्लोबिन अगर है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो कितना ml ऑक्सीजन को कैरी करता है 19 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कितना 19 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें इनको ध्यान रखना, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा CHO के मतलब जो पेपर देखे गए उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लंग सर्फेक्टेंट्स आर सीक्रेटेड बाय, ठीक है, लंग्स के अंदर जो सर्फेक्टेंट है वो कौन सीक्रेट करता है, ठीक है, कौन करता है एल्वियोलाई। जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट जो होता है उसको सीक्रेट करते हैं, ठीक है। अगर हम सर्फेक्टेंट की बात करें तो सर्फेक्टेंट जो होता है ना ये क्या होते हैं, लाइपोप्रोटीन्स होते हैं एक तरह के, ठीक है, क्या होते हैं लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। तो ये जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं ये एल्वियोलाई के कौन से टाइप से रिलीज होते हैं, न्यूमोसाइट टाइप 2,
किससे होते हैं? न्यूमोसाइट टाइप 2 जो होते हैं उससे रिलीज होता है या उससे सीक्रेट होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये मान लीजिए एक एल्वियोलाई है, ठीक है, और ये चीज जो है, ये जो हम बना रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? ये है न्यूमोसाइट टाइप 1। न्यूमोसाइट टाइप 1 जिसमें जो क्या होती है? एपिथीलियम। क्या होगी? एपिथीलियम। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर, ये इस साइड पे, यहाँ पे क्या होती है? ये जो है ये होता है न्यूमोसाइट टाइप 2। ये होती है न्यूमोसाइट टाइप 2 और ये क्या सीक्रेट करती है? सरफेक्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर भी सेल्स प्रेजेंट होती है, ये वाली। ठीक है, और ये क्या होती है? ये होती है न्यूमोसाइट टाइप 3। ये होती है न्यूमोसाइट टाइप 3। ठीक है, और ये क्या होती है? डस्ट सेल, या हम बोल सकते हैं मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? जो भी डस्ट कचरा वगैरह जो होता है उनको एनगल्फ करता है। ठीक है, और मेनली दो तरह के सर्फेक्टेंट होते हैं, एक होता है लेसिथिनेस और एक होता है स्फिंगोमाइलिनेस। ठीक है, और क्या होता है कि ये जो सर्फेक्टेंट होते हैं इनका रिलीज स्टार्ट कब होता है? 20 से 22 वीक्स ऑफ द गेस्टेशन। ठीक है, गेस्टेशन के 20 से लेके 22 वीक्स पे क्या होता है? इनका रिलीज स्टार्ट होता है। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, क्योंकि नाम पूछ लेते हैं कौन कौन से मेन जो होते हैं सर्फेक्टेंट होते हैं, कौन से होते हैं? एक होता है लेसिथिनेस और एक होता है स्फिंगोमाइलिनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेप्टम ऑफ नोज इज मेड अप ऑफ विच कार्टिलेज? ठीक है, जो नोज का सेप्टम होता है, मींस दोनों जो नोज के ओरिफिस होते हैं उसको डिवाइड करने वाला जो बीच वाला पोर्शन है वो कौन से कार्टिलेज का बना होता है? वो बना होता है हाइलिन कार्टिलेज का। ठीक है, और ये जो सेप्टम होता है ना नोज का, वो किससे कवर्ड होता है, या हम बोल सकते हैं किससे लाइंड होता है? वो कवर्ड होता है सीलिएटेड, वो किससे कवर्ड होता है? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम से। ठीक है, किससे कवर्ड होता है? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो यहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह लेकर आऊंगी। तो अब जो है हम कुछ सीएचओ के जो प्रीवियसली पेपर हुए हैं राजस्थान के अंदर, एमपी के अंदर और यूपी के अंदर, उसी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब इन क्वेश्चंस को देखना हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉलर बोन इज नोन एज। ठीक है, कॉलर बोन को और क्या बोला जाता है? ऑप्शन है क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस और रेडियस। तो करेक्ट आंसर है क्लेविकल। ठीक है, जो क्लेविकल बोन होती है हमारे शोल्डर गर्डल के अंदर, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? कॉलर बोन। ठीक है, तो देखो यहाँ अगर हम शोल्डर गर्डल की बात कर रहे हैं, किसकी? शोल्डर गर्डल। ठीक है, तो इसके अंदर दो बोन्स इंक्लूड होती है, एक होता है क्लेविकल और एक होता है स्कैपुला। ठीक है, और इसी क्लेविकल को हम क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। ठीक है, अब देखिए क्लेविकल से रिलेटेड कुछ चीजें देखते हैं हम। ये जो होती है फर्स्ट बोन होती है जो ऑसिफाई होती है, बच्चों के अंदर ऑसिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें फर्स्ट बोन जो होती है वो कौन सी होती है? यही होती है, मींस फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई। और अगर इसके अंदर हम देखें तो ये जो होती है कैसी होती है? इंट्रा मेम्ब्रेनस इसका डेवलपमेंट होता है। कैसा होता है? इंट्रा मेम्ब्रेनस। इसका डेवलपमेंट कैसा होता है? इंट्रा मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है? एस शेप्ड होती है। ठीक है, कैसी होती है? एस शेप्ड। इस तरह से होती है, जो क्लेविकल बोन होती है ना वो इस तरह से होती है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन होता है एक्रोमियन, एक्रोमियन एंड होता है।
ठीक है। और ये वाला कौन सा होता है, स्टर्नल एंड होता है, स्टर्नल एंड, ठीक है। तो ये वाला एंड तो स्टर्नम से अटैच्ड होगा और ये वाला किससे होगा, आगे जाके यूमरस और इनसे अटैच्ड होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज, जो क्लेविकल बोन का जो फ्रैक्चर होता है वो मोस्ट कॉमनली होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। जब बेबी की डिलीवरी होती है ना, डिलीवरी के टाइम पे मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर होता है वो कौन सा होता है, क्लेविकल का फ्रैक्चर होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड किसको बोला जाता है, ऑप्शन है कॉलिंग एम्बुलेंस एंड रीचिंग द हॉस्पिटल, ठीक है, कि एम्बुलेंस को बुला के हॉस्पिटल जाना। सेकेंड है गिविंग वैक्सीन एंड डेवलपिंग इम्यूनिटी, कि वैक्सीन दे के इम्यूनिटी को लेना, ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है। थर्ड है टेकिंग मेडिसिन एंड गेटिंग इट्स रिस्पॉन्स, कि मेडिसिन लो और उसका रिस्पॉन्स हमें मिल जाए, ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है। या लास्ट ऑप्शन है एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डेवलपिंग सिम्टम्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी, कि जब ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और जब तक सिम्टम्स डेवलप होते हैं, वो जो पीरियड होता है वो क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। मींस ऑर्गेनिज्म की एंट्री तो हो गई, पर ये जरूरी नहीं है कि वो तुरंत क्या करेगा, सिम्टम्स को दिखाएगा, ठीक है, ठीक है। तो सिम्टम्स जो डेवलप होंगे ना, उस पीरियड के टाइम जो पीरियड होगा उसको हम बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वायरुलेंस, ठीक है। वायरुलेंस क्या होता है, ऑप्शन दे रखा है अ डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन, बी है फंगस इन्फेक्शन ऑफ द नेल्स, सी है डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डी है लीवर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी, द डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज वायरुलेंस, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिजीज करने की जो क्षमता होती है उसको बोला जाता है वायरुलेंस। Next question, the agent, host and dash makes the epidemiological triad, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्टली हर एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड मीन्स एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखना। यहाँ पूछा है एजेंट, होस्ट एंड डैश, मीन्स एजेंट, होस्ट और तीसरा वो कौन सा फैक्टर है जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड को कंप्लीट करता है। ऑप्शन ए है इम्यूनिटी, बी है ससेप्टिबिलिटी, सी है एनवायरमेंट और डी है मेडिसिन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है सी, कि एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट, ये तीनों चीजें मिलके क्या करता है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड को कंप्लीट करता है। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम बोल रहे हैं ना कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो होता है ये तीन चीजें मिलके बनाता है, ठीक है। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी डिजीज को स्टार्ट होने के लिए हमेशा क्या होनी चाहिए, फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए, या फिर एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। देखिए, जैसे कि कोई डिजीज है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं ट्रायड की, एक हम बात कर रहे हैं एजेंट, एक हम बात कर रहे हैं होस्ट की और एक हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम होस्ट देखें तो होस्ट क्या होगी, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी होगी, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या हो गया, जैसे कि फूड से डिजीज हो रही है या एयर के थ्रू हो रही है या किसी वेक्टर के थ्रू हो रही है, ये सारा क्या हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। और एजेंट क्या हो गया, किसी भी तरह का कोई भी एजेंट हो, जैसे कि बायोलॉजिकल एजेंट, जैसे कि कोई वायरस है, डिजीज वायरस है, बायोलॉजिकल एजेंट के अंदर क्या आ गया, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब बायोलॉजिकल एजेंट होंगे। फिर न्यूट्रिएंट एजेंट जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। एक होता है फिजिकल एजेंट जैसे कि हीट या कोल्ड, ह्यूमिडिटी। फिर होते हैं केमिकल एजेंट जैसे कि मेटल्स। सोशल एजेंट होते हैं जैसे कि स्मोकिंग, पॉवर्टी। ये सारे क्या होते हैं, एजेंट्स होते हैं, ठीक है। होस्ट क्या होता है, जो रेस्पॉन्सिबल होता है डिजीज के कॉजेशन के लिए, जैसे कि एज हो गया, है ना, ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी की एज क्या है ना, जेंडर कौन सा है,
उसके बाद में उसका जेनेटिक फीचर कैसा है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये सारी चीज़ें जो होती है ये सारी रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी डिजीज को कॉज होने के लिए। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि किसी भी डिजीज के कॉज के लिए 3 चीज़ जरूरी होती है, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ANC चेकअप्स आर मिनिमम नेसेसरी। ठीक है, मिनिमम कितने ANC चेकअप्स जरूरी होते हैं। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मीन्स टोटल 3 ANC चेकअप जो होते हैं वो मिनिमम नेसेसरी होते हैं। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि नहीं 4 होते हैं। ठीक है, आप लोग भी करेक्ट है, बट यहाँ पर क्या है, जो 3 है, 3 ANC चेकअप वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिनिमम 3 ANC चेकअप नेसेसरी है। बट अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग कितनी ANC चेकअप कंपल्स नेसेसरी है, 4। मिनिमम 4 ANC जो विजिट्स है या चेकअप्स है वो कंपल्सरी है। ठीक है, और जो हम 3 बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 3 जो है ANC चेकअप वो नेसेसरी है, वो कब है, फर्स्ट विजिट तो होना चाहिए एट 20 वीक्स। ठीक है, फर्स्ट होगा 20 वीक्स में, सेकेंड जो होगा उसका होगा 32 वीक्स में, और जो थर्ड विजिट होगा वो होगा 36 वीक्स पे। ठीक है, तो ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने 3 ANC चेकअप मिनिमम नेसेसरी है, और अकॉर्डिंग टू WHO कितनी नेसेसरी है, 4 नेसेसरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर द साइंस ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट, कि ये सारे साइन है हाई रिस्क प्रेगनेंसी के एक्सेप्ट है। ऑप्शन ए है एक्लेम्शिया, बी है प्रीवियस स्टील बर्थ, सी है प्रीवियस सी सेक्शन, डी है नन ऑफ देम। ठीक है, तो देखो हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बात करें तो क्या होता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की ऐसी कोई भी डिजीज कंडीशन या ऐसी कोई भी कंडीशन जो प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट करे या फिर उसको रिस्क पे रखे, वो सारी होती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो देखिए एक्लेम्शिया उसमें इंक्लूड होता है, हाँ होता है। सेकेंड है प्रीवियस स्टील बर्थ की पहले जो फर्स्ट उससे पहले जो ग्रेविडाइज को था वो कौन सा था, स्टील बर्थ था। प्रीवियस उसका सी सेक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों क्या है, उसके हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। यहाँ पूछ रहा है एक्सेप्ट, तो बोल रहा है नन ऑफ देम, बोल रहा है कि इनमें से कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साइन नहीं, तो ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर होगा डी, नन ऑफ देम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट द गेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है, गेस्टेशनल डायबिटीज के लिए क्या ट्रू है। ऑप्शन ए है अ डायबिटिक लेडी कंसीव, क्या बोल रहा है कि एक डायबिटिक लेडी कंसीव कर रही है, ये है गेस्टेशनल डायबिटीज। सेकेंड है अ इंक्रीज इन ब्लड शुगर इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, क्या बोल रहा है कि जो प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर है वहां पे क्या हो रहा है, ब्लड शुगर इंक्रीज हो रहा है। सी है नो मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि गेस्टेशनल डायबिटीज में कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। और फोर्थ है हाई ब्लड शुगर डेवलप्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, डी, हाई ब्लड शुगर डेवलप्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे जब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा उसी को हम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। तो देखिए अगर हम गेस्टेशनल डायबिटीज की बात कर रहे हैं तो एक छोटी सी चीज़ है उसको ध्यान रखना है कि हम क्या करते हैं, गेस्टेशन के 24 से 28 वीक पे, कौन से 24 से 28 वीक पे क्या करते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, GTT जिसको बोलते हैं, वो किया जाता है। ठीक है ना, और वो क्यों किया जाता है, देखने के लिए कि मदर के अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज की कंडीशन हो तो नहीं रही है। ठीक है, मीन्स प्रेगनेंसी के 24 से 28 वीक पे हम करते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें कि मदर को गेस्टेशनल डायबिटीज है ऑलरेडी, है ना, मीन्स प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हो गया है, मदर को गेस्टेशनल डायबिटीज है, तो उसकी प्रेगनेंसी पे क्या क्या इफेक्ट आ सकता है। देखो सबसे पहले तो उसका अबॉर्शन हो सकता है,
ठीक है, एक अबॉर्शन की कंडीशन आ सकती है। 50% चांसेस होते हैं कि सी सेक्शन करना पड़े, मीन्स सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़े। ठीक है, और क्या होता है, मैक्रोसोमिया की कंडीशन होती है। मैक्रोसोमिया क्या होता है कि बेबी जो होता है उसका वेट क्या होता है, मोर देन 4 kgs होता है। ठीक है, कितना होता है, मोर देन 4 kg बेबी का बर्थ वेट होता है। देन उसके बाद में बेबी के अंदर क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, किसके अंदर, हाइपोग्लाइसीमिया इन द बेबी। बेबी के अंदर कौन सी कंडीशन होगी, हाइपोग्लाइसीमिया। बेबी जो है उसके अंदर क्या हो सकता है, प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है उसकी। क्या हो सकता है, प्री टर्म डिलीवरी। ठीक है, पॉलीहाइड्रोअम्नियासिस की भी कंडीशन हो सकती है। ये सारी कंडीशन जीडीएम वाले बेबी के अंदर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्लेम्शिया मीन्स। ठीक है, एक्लेम्शिया का मतलब क्या होता है, फर्स्ट है प्री एक्लेम्शिया एंड कन्वर्जन, ऑप्शन बी है हाइपरटेंशन प्लस डायबिटीज, ऑप्शन सी है हाइपरटेंशन प्लस सीवियर एनीमिया, ऑप्शन डी है हाइपरटेंशन। ठीक है, तो एक्लेम्शिया में क्या होता है, प्री एक्लेम्शिया प्लस कन्वर्जन की कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं एक्लेम्शिया। तो हमारा आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।